बिहार में अब विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है और सभी पार्टियां अपने तरीके से दम दिखाने में लगी हैं। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी सिलसिला हो रहा है। आज वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा सत्ता की जरूरत पड़ने पर निषाद समाज की उन्हें याद आती है, लेकिन एक बात इन्होंने यही भी कहा कि सभी 243 सीटों पर वीआईपी अपनी उपस्थिति दर्ज करेगी। तो एक तरह से यह संदेश भी है। फिलहाल तो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है मुकेश सहनी और यह संदेश भी उन्होंने देने की कोशिश की है कि जहां निषाद समाज की अवहेलना होगी, उपेक्षा होगी, वहां वो नहीं रहेंगे। और जब 243 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात उन्होंने कही, मतलब सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ज्यादा सीटें वीआईपी पार्टी को चाहिए। हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। राजीव जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, देखिए सब अपने अपने तरीके से बार्गेन कर रहे हैं और अपनी पार्टी की ताकत भी दिखा रहे हैं। मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जता दिया है कि उन्हें भी कम सीटें मंजूर नहीं। देखिए आसिया जी, दरअसल में मुकेश सहनी के विषय में आपको भी पता है और जो जनता है उनको भी पता है कि मुकेश सहनी का जो पॉलिटिकल कैरियर और पॉलिटिकल ग्राफ क्या रहा है। लेकिन इन सब के बीच आपको याद होगा कि आज से लगभग 20 दिन पहले जब आरजेडी महागठबंधन की बैठक हुई थी आरजेडी कार्यालय में, तो उस समय भी मुकेश सहनी वहां मौजूद थे। और बाद में जब तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुकेश सहनी मौजूद थे। उनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा था कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अचानक आज मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और यह कहते हैं कि भाई बीजेपी जो है वो हमेशा से यूज करती रही है राजनीतिक दलों को, और जब बीजेपी को आवश्यकता पड़ती है उस समय वो अपने अनुसार उसको यूज करती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल भी है। हालांकि चूंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं था कि मैं सवाल पूछता, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है कि भाई आप जब यूज होते हैं तो आपको यूज करती है। देखिए दरअसल में इस पूरी जो स्क्रिप्ट है इसकी वह यह है कि मुकेश सहनी और दिलीप जायसवाल के बीच आज से लगभग 1 महीने पहले बातचीत हुई थी रात में, और उस खबर को हम लोगों ने ब्रेक भी किया था। मुझे याद है कि मुझे लग रहा है कि आप ही के साथ मैं लाइव या फोनों पर था। तो उस समय यह कहा गया था कि मुकेश सहनी जो है वो बीजेपी के साथ आएंगे। दिलीप जायसवाल से जब हमारी बातचीत हुई थी, मेरी खुद की बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि उनसे बातचीत चल रही है और 15 तारीख के बाद एक बड़ा धमाका जो है वो कहीं ना कहीं से बिहार की राजनीति में होगा 15 मई के बाद। लेकिन मुकेश सहनी को एनडीए ने वो भाव नहीं दिया जिस भाव की वो अपेक्षा कर रहे थे। और आज से 4 दिन पहले एक निषादों का सम्मेलन बीजेपी कार्यालय में बुलाया गया था, जिसमें कि कई निषाद के नेता जो हैं वो उस सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। और बीजेपी की एक रणनीति बनाई है कि आने वाले दिनों में यानी कि 30 मई के बाद बिहार के कई जिलों में निषाद सम्मेलन बुलाया जाएगा और निषादों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जाएगी, यानी बीजेपी के साथ लाने की कोशिश की जाएगी। देखिए यहीं पर मुकेश सहनी का सपना जो है वो टूट जाता है, क्योंकि मुकेश सहनी बार्गेन करने की स्थिति में थे। एक तरफ तेजस्वी को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई देखो हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं, हमको वहां से ऑफर है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को यह बता रहे थे महागठबंधन की बैठक में भाग लेकर के कि देखो भैया अगर हमारे साथ तुम बढ़िया सीट नहीं दोगे तो मैं बीजेपी के साथ भी चला जाऊंगा। लेकिन मुकेश सहनी का सपना उस समय टूट गया जब 15 तारीख के बाद बीजेपी ने भाव नहीं दिया मुकेश सहनी को, और अंततः आज उनका दर्द जो है वो छलक पड़ा सामने। तो मुझे आसिया जी यह बताइए कि यही मुकेश सहनी आज से 20 दिन पहले भी पीसी किए थे, कई बार पीसी किए हैं, लेकिन बीजेपी पर इस तरीके से वो बीजेपी को टारगेट नहीं करते थे। यानी कहीं ना कहीं से सीटों को लेकर के बीजेपी के साथ बात नहीं बनी। और चूंकि एनडीए फोल्डर में इतने दल पहले से हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मुकेश सहनी को एनडीए बहुत ज्यादा भाव भी देगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान है, जेडीयू है और बीजेपी खुद है। तो 5-5 पार्टी है और पांचों अच्छी पार्टी है जिसका कि अपना जनाधार है बिहार में। तो ये तमाम इस तरह की बातें थी जिसको लेकर के कि मुकेश सहनी को अंततः यह लगा कि अब आना चाहिए सामने, और एक तीर से वो कई निशाना साधने की आज उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने यह भी बताया कि भाई 243 सीटों पर अपनी वो उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसका मतलब है कि अगर वो आरजेडी से उनकी बात नहीं बनती है तो भाई हम हर जगह अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। तो इससे आरजेडी को भी मुझे नहीं लगता है कि उनकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी को यह पता है कि जो निषाद है वो आज की तारीख में आरजेडी के साथ नहीं है। जो कुछ वोटर है वो मुकेश सहनी के साथ है और बाद बाकी जो वोटर है वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव भी इनको बहुत ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। और अगर आप निषाद वोटरों की भी बात करेंगे आसिया जी, तो बिहार में जो अभी जो कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ था उसमें निषादों की आबादी 4% के करीब है। तो 4% आबादी में अगर 2% बीजेपी काट ही लेती है तो भाई 2% वोट लेकर के मुकेश सहनी करेंगे क्या, और 2% वोट की वजह से आपको आरजेडी या फिर महागठबंधन भी क्यों तवज्जो देगी। तो ये पूरा खेल जो है
वो यही है और यही वजह है कि आज मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताने की कोशिश की है कि भाई बीजेपी तो बेकार है ही, और साथ ही साथ अगर आप हमको आरजेडी तेजस्वी को कहा है कि अगर आप हमको सीट नहीं देंगे तो हम 243 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जी आसिया जी। चलिए, तो यानी अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा इस तरह की बार्गेनिंग होगी, लेकिन कैसे अब अपने अपने खेमे में जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं दोनों ही ब्लॉक में, उसे कैसे डील करना है वो बड़ी पार्टियां देखेंगे। देखिए, एनडीए में भी लगातार माझी सीटों को लेकर प्रेशर डालते हुए नजर आए थे कि उन्हें 40 सीटों से कम मंजूर नहीं। चिराग पासवान अलग अपनी राह पर चल रहे हैं और लगातार वो भी एक तरह से प्रेशर ही है। आने वाले दिनों में किस तरह से ये प्रेशर पॉलिटिक्स सीट शेयरिंग को लेकर नजर आने वाली है? क्या नाराजगी भी दिखेगी, कोई टूटेगा भी, कोई अलग चुनाव लड़ेगा भी? देखिए आसिया जी, दरअसल में अगर आप पहले हम लोग थोड़ा महागठबंधन पे बात कर लें, चूंकि मुकेश सहनी अभी महागठबंधन, देखिए महागठबंधन में अगर आप सीट शेयरिंग की बात करेंगे तो कांग्रेस क्लियर कर दिया है कि भाई 243 सीटों पर हमारी उपस्थिति है, और उन्होंने विधिवत एक QR कोड जारी किया है और कहा कि भाई जिसको चुनाव लड़ना है अपना बायोटा आप भेजिए, अगर आप कांग्रेस के मेंबर हैं हम लोग उस पर विचार करेंगे। तो तेजस्वी यादव को पटकड़ी देने की पूरी कोशिश कांग्रेस भी कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि भाई मैया योजना जो है वो हम आएंगे तो लागू करेंगे, 2500 रुपया जो है वो हम आपको देंगे। आज अलका लांबा जब आई पटना तो कांग्रेस में जाकर के पीसी की और उन्होंने भी सेम बात कही। तो तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश पूरी तरीके से महागठबंधन के घटक दल ही कर रहे हैं, और आज मुकेश सहनी का इस पीसी को अभी आप हम लोग के चैनल पर संवाद कर रहे थे। देखिए एनडीए की जहाँ तक बात है आसिया जी, एनडीए में सब कुछ क्लियर है, क्योंकि एनडीए के नेताओं से मेरी लगातार बातचीत हो रही है। कल भी चिराग पासवान जी की पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी फ़ोन पर। बीजेपी जेडीयू से बातचीत होती ही रहती। देखिए वहाँ पर साफ क्लियर है ये एनडीए की तरफ से कि 100 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 100 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। बाद बाकी जो 43 सीट है उस 43 सीट में से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि संभवतः 3 से 4 सीटें जो है उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएगी, 15 से 20 सीटें जो हैं वो चिराग पासवान को दी जाएगी, 20 से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। 10 सीटें जो हैं वो आपको जीतन राम मांझी की पार्टी को दी जाएगी, और उधर जो रेस्ट बचता है 10 सीट, फिर उस 10 सीट में अगर ये लोग इधर उधर करेंगे तो उस 10 सीटों को बांटा जाएगा जीतन राम मांझी की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी में, और 100 सीट पर ये लोग चुनाव लड़ेंगे। और चिराग पासवान जब कल पटना आए थे तो उन्होंने नीतीश कुमार से जाकर के मुलाकात की थी। उसके पहले बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे, और जब वो मिले तो फिर खबरें ये आई कि भाई बहुत नाराजगी है चिराग पासवान को, नीतीश गुस्से में निकले हैं। लेकिन जैसे ही वो सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं बतौर मंत्री वहाँ चिराग पासवान, तो वो स्पीच देते हैं तो वो कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और हो नहीं हो सकता है, यानी कि जो गिला शिकवा शिकायत है वो सब खत्म हो गया। दूसरी बात है कि कल एक पोस्टर फिर लगता है पटना में, जो पोस्टर की काफ़ी चर्चे में भी था, उसमें चिराग पासवान नीतीश को प्रणाम कर रहे हैं, और उसमें यह दिखाया गया है कि भतीजे को चाचा का मिल गया आशीर्वाद। लेकिन आशीर्वाद किस चीज़ के तौर पर मिला? क्या मुख्यमंत्री के लिए मिला है या फिर 2030 के लिए? देखिए जो पूरी प्लानिंग है चिराग की, मेरी जब उनसे बातचीत हुई थी लास्ट ईयर, जब मैं उनका एक स्पेशल इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि देखिए अभी लोकसभा चुनाव है, फिर बिहार विधानसभा चुनाव है, और उसके अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें मैं पूरी तरीके से आऊँगा। तो देखिए अभी उन्होंने कहा भी परसों कल कि भाई मैं बिहार में लौट रहा हूँ। इसका सीधा मतलब है कि 2025 जो है वो उनके टारगेट में नहीं है, उनके टारगेट में 2029 का विधानसभा चुनाव है, और यही वजह है कि चिराग अपनी स्ट्रेटेजी तय कर रहे हैं। और उनको पता है कि 2029 तक में नीतीश कुमार की इतनी ज़्यादा उम्र हो जाएगी 80-81 साल की कि उसके बाद वो मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं, तो फिर एनडीए के पास एक बड़ा चेहरा अगर कोई होगा तो वह चिराग पासवान का होगा। और आपको पता है आसिया जी कि जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं से रणनीति से चलती है, तो जो रणनीति तय की जाती है उसी के अनुसार राजनीति चलती है। तो फिलहाल एनडीए की यह स्थिति है, तो मुझे नहीं लगता है कि एनडीए में बहुत ज़्यादा सीटों को लेकर के बहुत ज़्यादा माथापच्ची होगी या फिर परेशानियां होंगी। अगर परेशानियां किसी के लिए है अभी फिल वक्त तो वो तेजस्वी यादव हैं। जी आसिया जी। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजीव जी आपका। तो फिलहाल अभी बिहार में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे इस तरह के बयान सामने आते रहेंगे, और ख़ासकर सीट शेयरिंग और सीटों के बंटवारे को लेकर अभी पार्टियां अलग अलग तरीके से प्रेशर देती रहेंगी।